Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope so that you will be fine and enjoying robust health at your homes. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रपोजिशन और ये प्रपोजिशन टॉपिक का पार्ट नंबर 2 होगा। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज ग्रूमर पर से एनीटेस्ट ग्रामर की प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ से प्रपोजिशंस का पार्ट 1 जो है वो लाजमी देखें ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो डेवलप हो जाएं और उसके बाद आप पार्ट 2 को बड़े अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज प्रपोजिशन पार्ट 2 विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सिंगल मिनट। ओके, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो आ रही है प्रपोजिशन इन। अब प्रपोजिशन इन देखें, डेफिनेशन कह रही है कि जी लीस्ट स्पेसिफिक वेरी जनरल, यानी कि ये इन जो है ये बहुत ही कम स्पेसिफिक है और बड़ा ही जनरल टाइम जो है वो बताता है। फॉर एग्जांपल ये बताता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या मंथ ऑफ द ईयर बता देता है। जैसे कोई भी मंथ होगा तो उसके साथ आप इनपुट करेंगे या कोई ईयर होगा तो आप उसके साथ इन ऐड करें। सेंचुरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, जिस तरह के आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी तो उसमें आप कहेंगे इन 21st सेंचुरी, या आप कहेंगे स्टोन एज तो उसमें आप कहेंगे इन स्टोन एज, इन मॉडर्न एज, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर, या पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे मंथ और ईयर। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन समर, इन विंटर। अब यहाँ पे देखें ना, आप कहेंगे इन द मॉर्निंग ऑफ 21st अक्टूबर, यानी इस तरह कुछ ना कुछ वहां पर स्पेसिफिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये स्टिकी नोट भी दिया गया है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन फेब्रुअरी, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द फॉल ऑटम, इन द विंटर, इन 2013, इन द 1990s। ओके, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं, देख सकते हैं जी। वन इवनिंग इन जनवरी अ यंग मैन टर्न टू चेरिंग क्रॉस, चिप्स यू लिव टू मच इन द पास्ट, waking up in the morning was a dismal experience, he died in the first week of the following month। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंथ है, द पास्ट है, द मॉर्निंग है और द फर्स्ट वीक है, तो इन सब के साथ प्रपोजिशन इनपुट की जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर आपने फोकस करना है। इफ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंथ इज स्पेसिफाइड बाय सम डिटर्मिनर, ये है असल बात जिस पे फोकस करना है। यूज ऑन, अगर ये वाले वर्ड्स जिनके साथ आप इन लगाते आ रहे हैं, अगर इनको किसी और डिटर्मिनर ने पहले से ही डिटर्मिन कर रखा है और इनको स्पेसिफिक कर दिया है तो फिर यहाँ पर इन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे ऑन यूज कर रहे होंगे आप। अब आप एग्जांपल देखें जी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे ऑन अ मॉर्निंग ऑफ मंडे, ऑन अ सितंबर इवनिंग, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। अब लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कि ऑन एन इवनिंग ऑफ जनवरी अ यंग मैन टर्न टू चेरिंग क्रॉस। अब यहाँ पर देखें, हमें ये आइडिया तो है कि इवनिंग के साथ हमने प्रपोजिशन इनपुट करनी है, लेकिन इस इवनिंग को जनवरी जो है वो ऑलरेडी डिटरमिन कर रहा है कि ये इवनिंग जो है वो जनवरी मंथ की थी। तो अब यहाँ पर इन एन इवनिंग ऑफ जनवरी नहीं कह सकते, अब हमें इसके साथ जो प्रपोजिशन पुट करनी है वो ऑन आएगी। इसी तरह आगे देखें, आई रिमेंबर द ग्रेट बॉनफायर वी हैड ऑन मैफिकिंग नाइट या बॉनफायर नाइट। अब अगर यहाँ पर आप मैफिकिंग और बॉनफायर को निकाल दें तो फिर तो यकीनन आपने कहना था इन नाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि इस नाइट को ऑलरेडी बॉनफायर और मैफिकिंग वर्ड जो है वो डिटरमिन कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते इन मैफिकिंग नाइट या इन बॉनफायर नाइट, अब आपको कहना है ऑन बॉनफायर नाइट। तो बड़ा सिंपल है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंथ, जिनके साथ आप इनपुट करते हैं, अगर इनको ऑलरेडी एक एडजेक्टिव, एक डिटर्मिनर ऑलरेडी डिटर्मिन कर रहा है तो फिर आप इन यूज मत करें, फिर आप वहां पर ऑन यूज करने लग जाए। ओके, आगे चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमने ऑन कहां कहां पर यूज करना है। अब प्रपोजिशन ऑन के बारे में देखिए कि ये समवट स्पेसिफिक, इन तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक नहीं थी ना, वो तो बिल्कुल जनरल थी, लेकिन जो ऑन है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रपोजिशन की कैटेगरी में हम ऑन को रखते हैं। तो देखेंगे जी विद डे, यानी आप डेज के साथ ऐड करेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट के साथ ऐड करें, ऑन 23rd ऑफ मार्च, ऑन 14th ऑफ अगस्त। पर्टिकुलर डे, जिस तरह ऑन वेडिंग डे, बर्थडे,
ऑन एनिवर्सरी डे या इवेंट्स प्लस डे, ये डे लाजमी होना चाहिए, लाइक ऑन ईद डे, ऑन ईस्टर डे और ऑन क्रिसमस डे। ये डे वर्ड आएगा तो ऑन लाजमी आएगा। संडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन वेडनेसडे इवनिंग, ऑन माई बर्थडे, ऑन अ हॉलीडे, ऑन May 5, ऑन अ वीक डे। जहां जहां पर डे वर्ड आता है वहां पर तो ऑन ने आना ही आना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। देयर वाज अ काइंड ऑफ रिसोल ऑन मेन्यू ऑन मंडेज। अब यहाँ पर देखें कि मंडे है तो ऑन आ रहा है, ये चिप्स में से लाइन ली गई है, मिस्टर चिप्स नॉवल में से। ऑन संडेज इट वाज ही who now read out the tragic list, again Mr. Chips में से लाइन ली जा रही है। he was born on 2nd of May 2001 and he got a holiday on Eid day। डे आएगा तो ऑन लास्ट में आएगा। अब एक्सेप्शन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, आपको पता है कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यूज एट इस्तेमाल करें विद ईद, ईस्टर और क्रिसमस विदाउट डे। जब इन इवेंट्स के साथ डे नहीं लिखा होगा एंड पे, तो फिर हम एट लगा रहे होंगे, हम कह रहे होंगे एट ईद, एट ईस्टर, एट क्रिसमस। लेकिन जब आप इन इवेंट्स के बाद डे भी लगा देंगे तो फिर आप कह रहे होंगे ऑन ईद डे, ऑन ईस्टर डे और ऑन क्रिसमस डे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है एट, और एट इंतहाई स्पेसिफिक वेरी पर्टिकुलर प्रपोजिशन है। टाइम ऑफ क्लॉक, जब भी आप घड़ी पर वक्त की बात करेंगे तो हमेशा एट लगाएंगे। शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, बड़ा ही मुख्तसर, बड़ा ही खास जो वक्त होगा उसके साथ आपने एट लगाना है। और ये तमाम वो जो टाइम्स हैं वो लिख दिए गए हैं। एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट सनसेट, एट लंच, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, एट डॉन, एट डस्क। और ये स्टिकी नोट भी देख सकते हैं। एट नाइट, एट 10:30, एट नून, एट मिड डे, एट मिड नाइट, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द वीकेंड। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है जी, मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, क्योंकि राउंड द क्लॉक, जब भी आप टाइम की बात करेंगे तो आपको 8 लगाना है। एट 5 he would glance at the clock, ठीक है। It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring, a third unbidden partner, at every midnight talk, at every dawn awakening, और I could not remember them at the time in their entirety। तो यहाँ पर देखेंगे इन सब के साथ एट लग रहा है क्योंकि बड़ा ही शॉर्ट प्रिसाइज टाइम है और टाइम ऑफ क्लॉक मेंशन किया जा रहा है। ठीक है जी, हमने इन, ऑन और एट को बच्चों डिस्कस कर लिया प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के एतबार से। अब हम दोबारा से इन, ऑन, एट को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब जो हमारा एंगल है वो ये होगा कि हम इन प्रपोजिशंस को प्लेस के एतबार से देख रहे होंगे। पहले टाइम के एतबार से देखा था, अब हम इन, ऑन, एट को दोबारा से देखते हैं और इनको प्लेस के एतबार से जो है वो जांचेंगे। ओके, लेट्स सी इन। अब हमने किन जगहों के साथ इस्तेमाल करना है। इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट बिल्डिंग्स, ठीक है। यूज्ड फॉर अ प्लेस विच हैव सम बाउंड्री, इनक्लोज्ड एरिया, फिजिकल और वर्चुअल। यानी इन ऐसे आपने जगहों के साथ इस्तेमाल करना है जिसकी बाउंड्री हो, जो कि इनक्लोज रखता हो। वो जो बाउंड्री है वो फिजिकली नजर आती हो या वर्चुअली नजर ना भी आती हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि क्या उसकी बाउंड्री है वो फिजिकल है या वर्चुअल है, दोनों तरह से हमें वहां पर इनपुट करना है। लाइक इन स्कूल, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स, इन अ कार, इन लाइब्रेरी, इन गार्डन, इन अमेरिका, इन द रूम, इन द कबर्ड, इन द स्ट्रीट। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीट के साथ इन लगता है। अब आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं कि डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज। ट्रीज, दरख्तों की भी बाउंड्री होती है तो इसलिए इन। नॉर्मा जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट की बाउंड्री होती है यकीनन। एंड आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, रीडिंग, लिविंग रूम बैठक उसकी बाउंड्री होती है। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, हॉलवे की बाउंड्री है। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, ठीक है, उसकी बाउंड्री है। देयर वाज अ हाफ वॉलनट केक इन द कबर्ड, कबर्ड की भी बाउंड्री होती है। ही बिकेम डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, ठीक है जी, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की बाउंड्री होती है। एंड ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट। यहाँ पर स्टिकी नोट देख लेते हैं। इन इंग्लैंड, इन लंदन, इन चाइना टाउन, इन आ ट्रैफिक जैम, in Times Square, in a building, in a boat, in a helicopter, in the living room, in the article। तो यहाँ पर इन सब के साथ आप इन ही पुट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन है जिसको हमने अकॉर्डिंग टू द प्लेस देखना है। तो ऑन हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स? यूज्ड फॉर सरफेस,
सबसे पहली बात यह है कि ऑन आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर सरफेस को टच होने का एलिमेंट जो है वो आ रहा होगा, लाइक ऑन द टेबल, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन द पेज, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द मैप, ऑन द रूट, ऑन द वे, ऑन द मेन्यू, ऑन द बीच, ऑन द शोर, ऑन द आइलैंड। ऑल्सो यूज फॉर अ ग्रुप टीम ऑफ पीपल। और ऑन आप तब भी यूज करते हैं, बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है ये, ऑन आप तब भी यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो किसी टीम का हिस्सा है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि मैं भी इस कमेटी का हिस्सा हूं, आई एम ऑन द कमेटी, आई एम ऑन द एजेंडा, आई एम ऑन द पैनल, आई एम ऑन द स्टाफ, आई एम ऑन द काउंसिल, आई एम ऑन द क्रू, आई एम ऑन द ज्यूरी। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। अ स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, तो यहां पर देखें जी ऑन द वॉल आ रहा है, सरफेस टच होने का एलिमेंट है। देयर वर मैनी होल्स ऑन द हील्स, ठीक है, ये भी सरफेस के ऊपर है, नजर आते हैं। एन आउटपोस्ट वॉज फाउंड ऑन द क्रिस्टोफर्स मैप, ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि मैप के साथ आपने ऑन वर्ड पुट करना है। एंड दे सेट आउट टू फाइंड अ वेल विच वॉज ऑन देयर रूट, रूट के साथ भी आपने ऑन पुट करना है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। स्टिकी नोट को देख लेते हैं जी। ऑन अ बस, ऑन अ हॉर्स, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट, ऑन अ वॉल, ऑन द मेन्यू, ऑन द पेज, ऑन कोलंबस स्ट्रीट। ठीक है जी। एक्सेप्शन देखें जी, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना काफी जरूरी है। एक्सेप्शन देखें, डोंट यूज ऑन बिफोर दिस दैट लास्ट नेक्स्ट। अब जब आप दिस दैट लास्ट या नेक्स्ट यूज कर चुके हैं ऑलरेडी और उसकी मदद से आपने एक नाउन को मॉडिफाई करवा दिया है, तो फिर आप वहां पर ऑन यूज नहीं करेंगे। ऑन जो है वो वहां पर एक अननेसेसरी जो है वो प्रपोजिशन होगी जो हमें चाहिए ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल वॉज रीओपन ऑन मंडे। अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मंडे को किसी दिस दैट लास्ट या नेक्स्ट ने मॉडिफाई नहीं किया। लेकिन जब आपने कहा द स्कूल वॉज रीओपन दिस मंडे, तो फिर ऑन लिखने की जरूरत नहीं है कि द स्कूल वॉज रीओपन ऑन दिस मंडे, फिर आप सिर्फ इतना सा कहेंगे द स्कूल वॉज रीओपन दिस मंडे, या फिर आप ये कह रहे हैं द स्कूल वॉज रीओपन दैट मंडे, लास्ट मंडे या नेक्स्ट मंडे। ठीक है, द स्कूल विल ओपन नेक्स्ट मंडे या स्कूल वॉज रीओपन लास्ट मंडे। यानी जब आप दिस दैट लास्ट और नेक्स्ट यूज कर लेंगे तो ये चूंकि ऑलरेडी उस नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, तो फिर आप उसके साथ ऑन पुट नहीं करते। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट ऑन। आगे बढ़ते हैं तो एट हमारे पास मौजूद है। एट हमने टाइम के एतबार से देखा था और हमने कहा था ये बड़ा ही स्पेसिफिक प्रपोजिशन है, ये जो कि टाइम के बारे में स्पेसिफिक और प्रिसाइज टाइम बताती है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको प्लेस के एतबार से देखते हैं तो एट क्या है। इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट वेरी वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस एंड सिचुएशंस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस। तो एट इसका मतलब है कि एट जो है वो टाइम में भी स्पेसिफिक था और वो प्लेस में भी स्पेसिफिक है। जिस तरह कि आप कहेंगे एट द एंट्रेंस, एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, एट द फ्रंट ऑफ द चेयर, एट अ बस स्टॉप, एट द एज ऑफ द रूफ, एट द डोर, एट द राउंड अबाउट, एट द परफॉर्मेंस। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर ऑन और एट में क्या डिफरेंस है। तो देखें, ऑन जो है वो सरफेस के टच होने को कहते हैं, जबकि एट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो यहां पर ऑन प्रपोजिशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरा बोर्ड मार्कर जो है वो व्हाइट बोर्ड के साथ टच हो रहा है और मैंने आपको बताया कि मैं व्हाइट बोर्ड के सरफेस के ऊपर जो है मैं वो लिख रहा हूं। लेकिन जब मैं एट यूज करना चाहूंगा तो फिर मुझे व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी मजीद स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट बताना है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर किस जगह पर लिख रहा हूं। तो अब मैं आपको इस सेंटेंस के अंदर एट पुट करके दिखाता हूं कि आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब देखें, ऑन की जगह एट पुट करते हैं, आई एम राइटिंग एट द टॉप ऑफ द व्हाइट बोर्ड। अब पूरे व्हाइट बोर्ड में भी मैंने आपको स्पेसिफिक लोकेशन बताई कि मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं राइट या लेफ्ट नहीं लिख रहा हूं, बल्कि मैं बोर्ड के टॉप पे लिख रहा हूं। तो अब मैंने ये नहीं कहा आई एम राइटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड, अब मैं कह रहा हूं आई एम राइटिंग एट द टॉप ऑफ द बोर्ड। तो यही डिफरेंस है कि ऑन सरफेस टच होने के एलिमेंट की वजह से आती है, लेकिन एट प्रपोजिशन तब आती है जब आप उस सरफेस का मजीद जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन या पॉइंट डिस्कस करते हैं।
जिस तरह के देखें जी, ऑन आप कह रहे थे ऑन स्टेट स्ट्रीट, लेकिन अब आप कह रहे हैं एट 734 स्टेट स्ट्रीट, क्योंकि अब आपने यहाँ पर 734 मजीद स्पेसिफिक कर दिया। एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द क्रॉस रोड्स, एट द फ्रंट डेस्क, एट द बैक, एट द बॉटम, एट द डोर। एग्जाम्पल देखते हैं जी, सडनली माई फादर स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो। तो यहाँ पर देखें एट आ रहा है क्योंकि एज ऑफ जो है वो इस मेडो के किनारे पर रुके ना, तो मजीद स्पेसिफिक लोकेशन है। आई वुड एंड अप with my family at the country poor farm, ठीक है। The angel replied that he had been present at the performance and he lives at 45 Church Street, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि आप चर्च स्ट्रीट के साथ या तो इनपुट करते या ऑन पुट करते, लेकिन आपने एट इसलिए पुट किया क्योंकि यहां पर ये इसको मजीद स्पेसिफिक कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट prepositions ऑफ प्लेस, इन, ऑन और एट। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 है हमारे पास कॉम्बिनेशन टू और फ्रॉम का। अब देखें टू जो है बड़ा आसान है, ये कि जो हमारे पास प्रपोजिशन टू है ना, यूज फॉर मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्लेस, पोजीशन टू अनदर पॉइंट, प्लेस और पोजीशन, यानी कि ये मूवमेंट के लिए दिखाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और फ्रॉम ये बहुत इजी है जी, टू और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन, मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट, प्लेस, पोजीशन टू अनदर पॉइंट, प्लेस और पोजीशन। अब देखें जो फ्रॉम है ना, मैं इसको आपको मैं कहता हूं कि आप इसको याद करें कि ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट है, और टू जो है वो एंडिंग ऑफ द मूवमेंट है। आप इसको इस तरह याद करें, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, और एंडिंग जो है टू जो है वो एंडिंग ऑफ द मूवमेंट। यानी फ्रॉम से हरकत या चलना फिरना शुरू होगा, सफर शुरू होगा, और टू पे जाके वो सफर या चलना फिरना हरकत जो है वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम लंदन टू स्कॉटलैंड। अब यहाँ पर देखें फ्रॉम बिगिनिंग है और टू जो है वो उसकी डेस्टिनेशन है, वो एंडिंग है, तो हमने कहा फ्रॉम लंदन टू स्कॉटलैंड। And the second one is I had just finished walking a half mile uphill from my house to his। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो जर्नी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, फ्रॉम माई हाउस, तो वहां पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन पुट कर रहे हैं और डेस्टिनेशन है टू हिज, उसके घर तक, तो टू जो है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन वाली प्रपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। वाटर हैड टू बी कैरिड फ्रॉम द वेल टू द होल। अब यहाँ पर देखें कि ये जो वाटर है वो वेल से लाया जाएगा और घर तक पहुंचाया जाएगा। सो द बिगिनिंग पॉइंट इज द वेल, उसके साथ फ्रॉम पुट किया हुआ है, और जो एंडिंग पॉइंट है, जो डेस्टिनेशन है वो होम है, तो उसके साथ हमने टू पुट किया। आगे देखते हैं। तो सादी ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू ट्रिपोली एंड दिस वंस द बिगिनिंग एंड दिस वंस द एंडिंग ऑफ इट। तो बिगिनिंग के साथ हमने फ्रॉम पुट की, और जो डेस्टिनेशन है, जो एंडिंग पॉइंट है, उसके साथ हमने टू पुट किया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और फ्रॉम, तो इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप इस तरह याद करेंगे कि फ्रॉम जो है वो बिगिनिंग पॉइंट है, और जबकि टू जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, रूल नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 8 है, और जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टू जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है, यानी टू हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे डेस्टिनेशन का जिक्र होता है। तो अब हमारा जो यहाँ पर बहस का नुक्ता है वो ये है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू एंड टुवर्ड्स, कि टू क्या है और टुवर्ड्स क्या है। इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो देखें टू जो है वो डेस्टिनेशन है और टुवर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन है। टू डेस्टिनेशन है तो इट मींस कि वो टर्मिनल पॉइंट है और वहां पर आपका सफर खत्म हो जाएगा। तो टू आपने सिर्फ वहां पर यूज करना है जहां पर आपका सफर खत्म हो जाए और आप एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं, टर्मिनल पॉइंट पर पहुंच जाएं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। टुवर्ड्स कहां पे यूज करना है, जहां पे आप जस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर आपका सफर खत्म नहीं हुआ और आपकी जर्नी जो है वो भी खत्म नहीं हुई, ना आपकी मंजिल आई है, ना आपका टर्मिनल पॉइंट आया है। अब यहां पे देखिए, Tongavalas whipped up their horses and raced towards him। अब ये ओवरकोट में से लाइन ली गई है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में से। तो उसमें देखेंगे जो तांगे वाले हैं वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए इस नौजवान की तरफ आते, लेकिन वो नौजवान उनको छड़ी से मना कर देता, तो वो अपना तांगा कहीं और ले जाते। यानी कि ये नौजवान उनकी डेस्टिनेशन तो नहीं थी ना, वो सिर्फ उसकी तरफ आते थे, तो ये उसकी उनकी डायरेक्शन थी सिर्फ। He hastened towards her, but in doing so slipped himself and wrenched his ankle। Goodbye Mr. Chips नॉवल में से लाइन ली गई है कि मिस्टर चिप्स जो है वो कैथरीन की जानिब तेजी से भागा था। तो देखें वो किस डायरेक्शन में भागा था, कैथरीन की जानिब। वो उसकी मंजिल नहीं थी, वो उसने उसको अगर वहां पर पहुंच भी जाता तो उसने उसको सेव करके
वापस आ जाना था, वो उसकी मंजिल नहीं थी। लेकिन जब आपकी मंजिल आती है, जब डेस्टिनेशन आती है, तो फिर आप टू पुट करते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी आई विल मूव टू पेरिस नेक्स्ट वीक। अब पेरिस जो है वो उसकी डेस्टिनेशन है और वो वहां पर जाकर रुक जाएगा, उसका सफर खत्म हो जाएगा, वो ठहर जाएगा वहां पे, तो इसलिए हमने यहाँ पर टू पुट किया। ओके, अब हम देखते हैं अबव और ओवर का डिफरेंस। उर्दू में तो अबव का मतलब भी ऊपर है और ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहां पर इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पर अबव पुट करना है और कहां पर ओवर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि अबव का जो ऑपोजिट है वो बिलो है और ओवर का जो ऑपोजिट है वो अंडर है। अब ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो 90 के एंगल पे रेड कलर का एरो है जिसके ऊपर मैंगो बना हुआ है, ये ओवर है, और साइड पे जितने भी फ्रूट्स बने हुए हैं ये सब के सब अबव हैं। तो 90 के एंगल पे ऊपर अगर कोई चीज हो तो उसको हम ओवर कहते हैं, और अगर साइड्स पर कोई चीज ऊंची हो तो उसको हम अबव कहते हैं। अब ये जो पाइन एप्पल है, ये जो अनानास है, इससे ये सारे फ्रूट ऊपर ही हैं, लेकिन जो 90 के एंगल पे डायरेक्टली अपवर्ड है वो ओवर है, और बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो अबव है। तो अब हम सबसे पहले अबव को डिस्कस करेंगे। हायर देन समथिंग, लेकिन इनडायरेक्टली अपवर्ड में भी राइट और लेफ्ट, या तो वो बाएं या दाएं तरफ ऊंचा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली ऊंचा होगा, सीधा ऊंचा नहीं होगा। और एक तो ये पॉइंट हो गया। अब यहां पे यूज करना है मेजरमेंट विद और विदाउट हैविंग रिलेशन टू जीरो और एवरेज। सेंटेंस के अंदर जीरो या एवरेज वर्ड आए या ना आए, आप दोनों सूरतों में अबव इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से सुन लें कि सेंटेंस के अंदर वर्ड जीरो आए या ना आए, आप दोनों में ही अबव यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, हायर पॉइंट ऑन अ स्केल, अबव आप वहां पर भी यूज करें जहां पर एक स्केल के ऊपर किसी हायर पॉइंट की बात हो रही है, ये भी ठीक हो गया। इट इज यूज विद स्टैटिक वर्ब्स, मजीद ये है कि ये रुके हुए वर्ब्स के साथ आना चाहिए, मूवमेंट वाले वर्ब्स के साथ नहीं आएगा। एंड इंप्लाइज वन लोकेशन, एक ही लोकेशन के बारे में बात करता है। एंड नो मूवमेंट, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। अब यहां पर देखें, इट इज 23 डिग्रीज अबव जीरो, जीरो वर्ड आए या ना आए आप यहां पर अबव यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्रीज, अब यहां पर देखें जीरो नहीं आया हुआ, ना ही एवरेज वर्ड आया, फिर भी आपने अबव यूज कर लिया, जस्टिफाइड है। हिज स्पीड इज अबव एवरेज, एवरेज वर्ड आए या ना आए आप अबव यूज कर सकते हैं। द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। अब इसमें देखें कि यहां पर हाइट का जिक्र किया जा रहा है, और हमें पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो यकीनन सी लेवल से ऊंचा तो है, लेकिन वो एक साइड पे ऊंचा है ना, वो सी लेवल के बिल्कुल ऊपर तो ऊंचा नहीं है ना, जिस तरह ये अनानास के ऊपर आम बिल्कुल ऊपर ऊंचा है। अब पहाड़ इस तरह तो नहीं होते ना कि नीचे दरिया है और उसके ऊपर हवा में पहाड़ जो है वो मुअल्लक है, बिल्कुल उसके ऊपर, समुद्र के बिल्कुल ऊपर तो पहाड़ नहीं हो सकता। हाँ, उसके साइड पे होगा, दाएं होगा या बाएं होगा, और ऊंचा तो होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए हम यहाँ पर अबव यूज कर रहे हैं, हाइट के मीनिंग में आ रहा है। द पाइन्स अबव अस लुक्ड एज इफ दे वर फॉन्डलिंग विद द क्लाउड्स। अब ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई में से लाइन ली गई है, द पाइन्स अबव अस। अब देखें, जो सनोबर के दरख्त हैं वो उनके ऊपर थे, लेकिन उनके सरों के डायरेक्टली ऊपर तो नहीं थे ना, वो या तो दाएं होंगे या बाएं होंगे या आगे पीछे, यानी किसी और तरह से वो ऊंचे होंगे, उनके सरों के ऊपर ऊंचे नहीं हो सकते वो। द फैन इज अबव माई हेड, इट मीन्स के पंखा उसके सर के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर नहीं है, या तो दाएं तरफ ऊंचा है या बाएं तरफ इनडायरेक्टली ऊंचा है। द माउंटेन इज अबव दिस माउंटेन, दैट माउंटेन इज अबव दिस माउंटेन, वो वाला पहाड़ जो है वो इस पहाड़ से बड़ा है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो पहाड़ ऊपर नीचे हो जाएं और एक पहाड़ जो है वो दूसरे पहाड़ के ऊपर हो और हम कहेंगे जी ऊपर वाला जो है वो देखें वो इससे ज्यादा ऊपर है, हवा में मुअल्लक है, ऐसा नहीं हो सकता। दो पहाड़ साइड बाय साइड होंगे, बैक टू बैक होंगे, किसी ना किसी तरह आगे पीछे दाएं बाएं होंगे, एक पहाड़ बड़ा है एक पहाड़ छोटा है, तो जो बड़ा पहाड़ है उसके लिए अब हम यूज कर रहे हैं कि दैट माउंटेन इज अबव दिस माउंटेन, कि वो इससे बड़ा है, इससे ऊंचा है। हर नेम इज अबव माइन ऑन द वेटिंग लिस्ट, तो ये वाला पॉइंट है कि हायर पॉइंट ऑन अ स्केल। तो अब एक स्केल जो है वो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दे दिया गया है, और वेटिंग लिस्ट में उसका जो नाम है वो मेरे नाम से ऊपर है, तो वो चाहे डायरेक्टली भी ऊपर हो। जब एक स्केल के ऊपर हम ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हम अबव ही यूज करेंगे। ओके, अब हम ओवर को देखते हैं।
ओवर when one thing touches covers another thing directly upward। अब ओवर के लिए एक शर्त ये भी है कि एक चीज दूसरी चीज के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए 90 के एंगल पे। जिस तरह इस पिक्चर में अब आप देख सकते हैं, क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि ओवर में देखें बॉल 90 के एंगल पे इस टेबल के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन अबव में वो साइड पर ऊपर है। ऊपर तो है लेकिन डायरेक्टली अपवर्ड नहीं है बल्कि साइड पे ऊपर है। ओवर आपने और कहां यूज करना है? इट इज यूज विद एज एंड नंबर्स। अबव को हमने ना तो एज के साथ ऐड किया था ना नंबर्स के साथ यूज किया था। ओवर को एज और नंबर्स दोनों के साथ यूज करना है। अबव जो है वो स्टैटिक था, फिक्स्ड था, रुका हुआ था, लेकिन इट इज ऑल्सो यूज विद इन मोशन वर्ब्स। ये इन मोशन वर्ब्स के साथ भी यूज होता है। इट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और ओवर हमें एक जगह से दूसरी जगह वाली मूवमेंट का भी जिक्र करता है, जबकि अबव में हमने पढ़ा था कि इसमें जस्ट एक ही लोकेशन होती है और कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ओवर के अंदर लोकेशन भी चेंज होगी, मूवमेंट भी होगी। इट कैन बी यूज्ड टू शो टेम्परेचर ओनली विदाउट हैविंग रिलेशन टू जीरो और एवरेज। अब यहां पर देखें, गौर से इस पॉइंट को समझें कि हमने कहा था कि अबव आप यूज कर लें अगर सेंटेंस में जीरो आए या ना आए, लेकिन ओवर इस्तेमाल करना है तो वो आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब सेंटेंस के अंदर ना तो जीरो लिखा हो ना एवरेज लिखा हो। इट मीन्स अब यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर सेंटेंस में जीरो और एवरेज वर्ड ना आया तो आपकी मर्जी है, आप वहां पर ओवर भी यूज कर सकते हैं और आप वहां पर अबव भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ओवर जीरो या एवरेज, गौर से सुनिए, अगर सेंटेंस में जीरो या एवरेज वर्ड्स आ गए तो अब आप ओवर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आपको अबव इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। अगर सेंटेंस में जीरो और एवरेज वर्ड्स नहीं आते तो आप ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अबव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में जीरो और एवरेज वर्ड्स आ गए तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अबव यूज करना है, अब आप ओवर यूज नहीं कर सकते। ओके, अब यहां पर एग्जांपल्स देखते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 है यू हैव टू बी ओवर 20। ये तो एज है और एज के लिए हम सिर्फ ओवर यूज करते हैं, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट। नंबर 2 देखते हैं, पोर सम क्रीम ओवर द केक। जाहिर सी बात है वो बिल्कुल इस तरह है कि केक यहां पर होगा और क्रीम बिल्कुल उसके ऊपर गिरेगी ना, तो फिर ही वो केक के ऊपर आएगी। अगर केक साइड पे किया और क्रीम यहां पे गिराई तो वो तो फिर अबव हो जाएगा, वो उसके ऊपर आएगी नहीं, तो ओवर बोलना पड़ेगा हमें। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। यकीनन जो है वो छतरी सर के बिल्कुल ऊपर होती है, फिर ही बारिश से या धूप से बचाव होता है, तो डायरेक्टली अपवर्ड होती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ओवर। आई गोट ओवर 50 लाइक्स। ये नंबर्स हैं जी, तो यहाँ पे आपको ओवर ही यूज करना है। ऑन माई यूट्यूब वीडियो आई होप आई डोंट वे ओवर 60 किलोग्राम्स। नंबर्स हैं, ओवर ही आएगा। ही हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। ठीक है, ये भी नंबर है, ओवर आएगा। द टेम्परेचर इज ओवर 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर 30 डिग्रीज, ठीक है, टेम्परेचर आ गया। अब हमें इस बात का ख्याल करना है कि टेम्परेचर आ गया। अब अगर आप यहां पर देख लें कि जीरो और एवरेज आया है या नहीं आया, तो इस सेंटेंस में ना तो जीरो वर्ड है ना एवरेज वर्ड है। अब यहां पर मैं ओवर भी लिख सकता हूं, मैं यहां पर अबव भी लिख सकता हूं, दोनों तरह से ठीक होगा, क्योंकि जब जीरो या एवरेज नहीं आता तो मेरे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, मैं ओवर भी लिख सकता हूं और अबव भी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, हिज स्पीड इज अबव एवरेज, तो इसमें देखें अब वर्ड एवरेज आ गया है। अब मैं यहां पर किसी सूरत ओवर नहीं लिख सकता, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर अबव ही लिखना है। लेकिन इस एग्जाम्पल में मैं यहां पर ओवर भी लिख सकता हूं और यहां पर अबव भी लिख सकता हूं, क्योंकि जीरो भी नहीं आया और एवरेज भी नहीं आया। यानी जब जीरो और एवरेज नहीं आते तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप ओवर यूज कर सकते हैं, अबव यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास जीरो या एवरेज आ जाते हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अबव यूज करते हैं। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली ओवर द टर्बन। बिल्कुल उसके ऊपर। एंड ओवर 100 पीपल कंप्लेन अबाउट इट। नंबर है, ठीक है। द प्लेन सर्कल्ड ओवर। अब ये जो हमने यहां पर बात की थी कि ये वन लोकेशन टू अनदर, और ये मूवमेंट वाली जो है वो प्रपोजिशन है, तो यहां पर देखें जो प्लेन है वो सर्कल कर रहा है, घूम रहा है, तो अब हमें कहना है ओवर द लेक। द क्लाउड्स आर गोइंग और मूविंग ओवर द बिल्डिंग्स। यहां पर भी चूंकि मूवमेंट हो रही है तो हमें अबव यूज नहीं करना, हमें यहां पर ओवर यूज करना है। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा कि अबव जो है वो स्टैटिक है जबकि ओवर जो है वो मूवमेंट है। अबव एक ही लोकेशन का जिक्र करता है जबकि ओवर डिफरेंट लोकेशंस, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन का जिक्र करता है।
और अबव जो है उसमें मूवमेंट नहीं है, जबकि ओवर में मूवमेंट होती है। और अबव जो है वो डायरेक्टली अपवर्ड नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली अपवर्ड होता है, यानी वो दाएं बाएं आगे पीछे कोई चीज ऊंची हो तो आप वहां पर अबव यूज करें। और ओवर के लिए आपको 90 का एंगल देखना पड़ता है, कोई चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं कि वहां पर ओवर आएगा। मजीद ये है कि अबव का जो अपोजिट है वो बिलो है और ओवर का जो अपोजिट है वो अंडर है। ठीक है, अब हम अबव और ओवर देख चुके हैं, अब हम बिलो और अंडर को देखते हैं, जो कि अभी हम कह भी रहे थे कि उसके ऑपोजिट याद कर लें आप। तो बिलो का ऑपोजिट अबव है और अंडर का ऑपोजिट ओवर है। और देखें कि जिस तरह आपने अबव कहा था कि ये इनडायरेक्टली अपवर्ड होता है, तो बिलो जो है वो इनडायरेक्टली लोअर है। ये भी या तो दाएं तरफ नीचे होगा या बाएं तरफ नीचे होगा, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट साइड पे ये नीचे होगा। जबकि अंडर जो है वो डायरेक्टली लोअर देन समथिंग, ये किसी चीज के बिल्कुल नीचे होने को कहते हैं। पिक्चर में अब आपको ये बोट और ये फिश नजर आ रही है, फिश बोट के बिल्कुल नीचे है, तो ये अब हम कह रहे हैं अंडर, द फिश इज अंडर द बोट। और अभी भी मछली देखें नीचे तो है लेकिन वो बोट के बिल्कुल नीचे नहीं है बल्कि साइड पे नीचे है। तो जब मछली दाएं बाएं नीचे होगी बोट से तो अब हम कहेंगे द फिश इज बिलो द बोट। ठीक है, ये तो बेसिक जो है वो बिलो के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में मजीद जानते हैं कि बिलो जो है वो लोअर देन समथिंग, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये इनडायरेक्टली लोअर होगा, ये डायरेक्टली लोअर नहीं होगा। आप मेजरमेंट्स में बिलो को यूज करें, नंबर्स में, अमाउंट में या स्टैटिस्टिक्स में। इट ऑल्सो मीन्स लोअर पॉइंट ऑन अ स्केल फॉर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड लेटर। ठीक है, ओके, एग्जांपल देखते हैं जी। दिस वैली इज बिलो दैट माउंटेन। तो अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो वादी है वो पहाड़ से नीचे है, लेकिन वादी एक तरफ होगी और पहाड़ दूसरी तरफ ऊंचा होगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक वादी के ऊपर हवा में एक पहाड़ मुअल्लक हो, ये तो टोटली इम्पॉसिबल है। दिस माउंटेन इज बिलो दैट माउंटेन, ठीक है, ये पहाड़ उस पहाड़ से नीचे है। तो एक पहाड़ जरा साइड पे बड़ा है और दूसरा पहाड़ दूसरी साइड पे छोटा है, तो छोटे के लिए अब हम कह रहे हैं कि दिस माउंटेन इज बिलो दैट माउंटेन। He didn't care whether it was 97 in shade or 16 below zero। तो ये आप नंबर्स के लिए, मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। His speed is below average। I looked at the vast mountain slope below where my father and mother had farmed and her name is below mine on the waiting list। यहाँ पर is आना है, टाइपिंग मिस्टेक है। Her name is बिलो माइन ऑन द वेटिंग लिस्ट। जिस तरह हमने अबव का कहा था कि एक स्केल के ऊपर, एक लिस्ट में अगर कोई चीज ऊपर है तो उसके लिए अबव यूज कर लें, अगर कोई नाम या कोई चीज नीचे है तो उसके लिए बिलो यूज कर लें, क्योंकि जो जो फंक्शंस अबव के ऊपर की जानिब हैं वही सारे फंक्शंस बिलो के नीचे की जानिब हैं, क्योंकि बिलो और अबव आपस में एंटोनिम्स हैं। ओके, जो ओवर का ऊपर के जाने में ताल्लुक था, अंडर का वही ताल्लुक नीचे जाने में होगा। ओवर और अंडर जो हैं ये एंटोनिम्स हैं। तो अब हम यहां पर अंडर को देख लेते हैं। ओके, देखें जी, अंडर आपने इस्तेमाल करना है फॉर नंबर्स, फॉर एज, फॉर मेंटल स्टेट। इट इज यूज्ड फॉर सम कवर्ड एरिया एज वेल, ठीक है। और अंडरनीथ जो है ये राइटर्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी बात में मजीद इमोशंस पुट कर सकें। इट इज यूज्ड फॉर सम डायरेक्टली एंड क्लोजली कवर्ड एरिया। ये इंतहाई कवर्ड एरिया और इंतहाई क्लोजली कवर्ड एरिया के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर इमोटिव और एग्जेजरेटेड वे फीलिंग्स, यानी कि इमोशंस क्रिएट करने के लिए, एग्जेजरेशन यूज करने के लिए, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए राइटर्स जहां पर अंडर यूज करना होता है वहां पर अंडरनीथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं एग्जांपल्स, आपको क्लैरिटी आएगी। वी बॉट इट फॉर जस्ट अंडर 200 पाउंड। नंबर है तो अंडर यूज कर सकते हैं। जिस तरह नंबर्स के लिए हमने ओवर यूज किया था, इसी तरह अब नंबर्स के लिए हमने अंडर यूज करना है। हिज रेस टाइम वॉज अंडर 2 आवर्स, नंबर है। आई कैन डू इट अंडर 50,000 रुपीज, नंबर है। आई वॉज अंडर 17 व्हेन आई लर्न टू ड्राइव। तो अब यहां पर देखें कि ओवर हमने यूज किया था एज के लिए और सिमिलरली अंडर भी हमने एज के लिए यूज किया। अंडर मेंटल स्टेट के लिए भी आ सकता है। आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये मेंटल स्टेट है तो यहाँ पे अंडर आ रहा है। माई लेग्स आर अंडर द टेबल, ये फिजिकली अंडर है, मेज ऊपर है और लेग्स नीचे हैं और डायरेक्टली वो नीचे हैं और वो कवर्ड एरिया के अंदर हैं तो अंडर आ गया। द बॉल इज अंडर द चेयर, बिल्कुल बॉल जो है वो चेयर के बिल्कुल नीचे है, डायरेक्टली नीचे है तो इसलिए यहाँ पे अंडर आ रहा है। शी फाउंड द कीज अंडर द कुशन। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो यही होना था, अंडर द कुशन के तकिए के नीचे थी।
लेकिन राइटर इसके अंदर इमोशंस क्रिएट करना चाहता है, और राइटर ने कहा कि उसने हर जगह ढूंढा अपनी चाबियों को, और आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि चाबियां तो कुशन के नीचे पड़ी हुई थी। तो अब यहां पर राइटर अंडर लिखेगा तो वो एक नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन अंडरनीथ की वजह से इसमें ये तमाम फीलिंग्स क्रिएट हो जाएंगी कि बड़ी मुश्किल से उसको मिली हैं और आखिरकार अचानक से उसको मिली गई, वो तकिए के नीचे पड़ी हुई थी। So writer is going to say she found the keys underneath the cushion. I am sitting under the tree and I have a shirt under my jacket. ये तो आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं जी beneath की। beneath भी देखें नीचे, उर्दू में तो नीचे के मतलब में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है इंग्लिश के अंदर। अब यहां पर देखें beneath the things which are at lower level, ये भी नीचे होने के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन फिजिकली नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स एबिलिटीज, स्टेटस, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस। किसी की उम्मीदों से नीचे, किसी की काबिलियत से नीचे, किसी के स्टेटस से नीचे, किसी की तवक्कुआत से नीचे होना, उस वक्त आप बीनीथ यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन समवन फील्स दैट ही और शी इज टू इंटेलिजेंट टू डू समथिंग। ये तब भी इस्तेमाल होता है जब कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर समझता है। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द थिंग्स आर कवर्ड बाय समथिंग, और कभी कभार इस बीनीथ को अंडर के मीनिंग में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब कोई चीज क्लोजली किसी चीज के नीचे कवर्ड हुई पड़ी होती है तो उस वक्त राइटर बीनीथ यूज कर सकता है। जिस तरह के यहां पर हम ये भी कह सकते हैं द फिश इज अंडर द बोट, या आप ये भी कह सकते हैं द फिश इज बीनीथ द बोट। दोनों बातें ठीक होंगी। अब यहां पर देखें दी, यहां पर एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, द ट्रायर वाज हिडन बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री। तो ये देखें जी, यहां पर अंडर द ओल्ड ओक ट्री भी आ सकता है, और अगर वो खजाना ढूंढने में उन्हें बड़ी मुसीबत हुई और आखिरकार वो मिला बड़ी बड़ी ही तगोदो के बाद, तो फिर यहाँ पर अंडरनीथ भी आ सकता है और यहाँ पर बीनीथ भी आ सकता है, क्योंकि खजाना जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर्ड था और क्लोजली जो है वो उसके नीचे जो है वो मौजूद था। द ट्रूथ ले बीनीथ हिज चार्मिंग स्माइल। अब देखें, ना तो स्माइल का कोई वजूद है और ना ही ट्रूथ का कोई वजूद है, लेकिन उसकी जो चार्मिंग स्माइल है उसके नीचे छुपा हुआ है सच। तो अब यहां पर देखें कि ये अब हम जो बात है वो कर रहे हैं फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली। तो अब वर्चुअली कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उसके लिए अब हम अंडर तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर तो सिर्फ वहां पे इस्तेमाल होता है जब फिजिकली कोई चीज दूसरी चीज के नीचे होती है। तो अब ये तो वर्चुअली गायबाना तौर पर एक चीज जो है वो दूसरी चीज के नीचे है, तो अब हम यहाँ पर बीनीथ यूज करेंगे। इस तरह देखें जी, दे स्लेप्ट बीनीथ द ब्लैंकेट्स। अब चूंकि वो लिहाफ के अंदर घुसे हुए हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं वो उनके साथ, जिस तरह यहाँ पर पिक्चर में आपको फिश जो है वो बोट के साथ क्लोजली अटैच्ड नजर आ रही है, तो इसलिए राइटर ने यहाँ पर वर्ड यूज किया बीनीथ। अदरवाइज अगर आप अंडर भी यूज करते तो वो भी यहाँ पर जो है वो सही होना था, उसका इशू नहीं था। बीनीथ इट ऑल ही स्टिल लाइक्स हर। इन तमाम बातों के बावजूद भी वो उसको पसंद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका कोई वजूद तो नहीं है ना इट का, लेकिन वो इमोशंस के लिए अभी ये सेंटेंस जो है वो बनाया गया है। तो इमोशंस जब भी आए तो वहां पे हम अंडर यूज नहीं करते बल्कि बीनीथ यूज करते हैं। ही इज कंप्लीटली बीनीथ मी। तो अब यहाँ पर एक शख्स जो है वो ये समझता है कि दूसरा शख्स हैसियत में उससे कम है, उससे नीचे है, तो वहां पर अंडर मी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर बीनीथ आएगा। द कोर्सेज वर गुड बट अ बिट बीनीथ माई एक्सपेक्टेशंस। मेरी तवक्कुआत से जरा कम थे वो, तो इतने भी अच्छे नहीं थे, मेरी तवक्कुआत से जरा कम ही अच्छे थे, तो इसलिए यहाँ पर बीनीथ आया है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस के लिए है। इसी तरह देखें जी, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। अब यहाँ पर बेसिकली कोई एक्चुअलिटी में किसी वेट की बात नहीं हो रही, बल्कि वर्चुअली इसको कहा जा रहा है कि वही लोग जो है वो अपनी कमर सीधी रख सकते हैं जो वजन के नीचे चलना सीख लेते हैं, यानी कि जिम्मेदारियों के नीचे, यानी काबिलियत उनमें आ जाती है, तो वो स्टेट जो है वो खड़े हो जाते हैं। एंड लेटर नथिंग रिमेन बट अ फेंट लुमिनोसिटी बैरीड बीनीथ डार्कनेस। तो अब यहाँ पर देखेंगे डार्कनेस के नीचे जो है वो एक मध्यम सी चमक वो भी दफन हो गई, तो यहाँ पर इसलिए बीनीथ आ रहा है क्योंकि ये कवर्ड एरिया की बात कर रहा है। तो क्लोजली कवर्ड एरिया जो कि बिल्कुल ही अटैच हो चुका हो एक चीज के साथ नीचे की तरफ से, तो वहां पर भी बीनीथ आ सकता है। अदरवाइज बीनीथ जो है वो राइटर्स इमोशंस क्रिएट करने के लिए पुट करते हैं, जिसमें इमोशंस हों एबिलिटीज के, स्टेटस के, एक्सपेक्टेशंस के, तो वहां पर बीनीथ जो है वो आ सकता है। या जब कोई समझे कि कोई सुपीरियर है और दूसरा इन्फीरियर है तो वहां पर भी बीनीथ आता है। तो अब यहाँ पर देखें कि ओवरऑल मैं यहाँ से आपके साथ इसको दोबारा डिस्कस करता हूँ।
सबसे पहले हमने अबव और ओवर का डिफरेंस देखा। ओवर 90 के एंगल पे ऊपर और अबव जो है वो दाएं या बाएं ऊपर होता है। और फिर हमने डिफरेंस देखा जी बिलो और अंडर का, और जो अंडर है वो डायरेक्टली नीचे हो कोई चीज़ तो अंडर आता है, और बिलो जो है वो दाएं या बाएं कोई चीज़ नीचे हो तो उस वक्त बिलो आता है। और जो अंडरनीथ है वो राइटर्स यूज करते हैं अंडर की जगह पर, जहां पर उन्होंने क्लोजली कवर्ड एरिया की या फीलिंग्स की या एग्जिजरेटेड इमोशंस की बात करनी हो तो वहां पर अंडरनीथ आता है। और बीनीथ आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई शख्स या कोई चीज जो है वो एबिलिटी, स्टेटस, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस के लिहाज से दूसरी चीज से नीचे होती है, तो वहां पर आप बीनीथ यूज कर लेते हैं। ओके, रूल नंबर 11 देखते हैं जी। रूल नंबर 11, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एन एडजेक्टिव रिक्वायर डिफरेंट प्रपोजिशंस। आप एक एडजेक्टिव के साथ एक प्रपोजिशन पुट करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रपोजिशन चेंज करेंगे वैसा वैसा उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। तो इट मीन्स कि डिफरेंट मीनिंग्स एक्वायर करने के लिए हमें डिफरेंट प्रपोजिशंस को पुट करना पड़ेगा। जिस तरह के आपके सामने इस वक्त गुड एडजेक्टिव लिया गया है और गुड की कोलोकेशंस यानी गुड के प्रपोजिशन के साथ जो पेयर्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखें गुड टू में, तो अहमद इज गुड टू हिज मदर, यहाँ पर गुड टू से मुराद है अहमद इज काइंड टू हिज मदर बेसिकली। एप्पल्स आर गुड फॉर अहमद, तो यहाँ पर एप्पल्स आर बेनिफिशियल फॉर अहमद। एंड देखें गुड का मीनिंग चेंज होता जा रहा है। दीज केक्स आर गुड फॉर अनदर 2 days, तो इट मीन्स कि दीज केक्स आर यूजेबल फॉर अनदर 2 days, कि ये 2 और दिन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अहमद इज गुड एट इंग्लिश मीन्स दैट अहमद इज प्रोफिशिएंट एट इंग्लिश। एंड अहमद इज गुड विद हिज हैंड्स, इट मीन्स अहमद इज वेरी स्किलफुल। तो यहाँ पर जैसे जैसे गुड एडजेक्टिव के साथ प्रपोजिशन चेंज की उसका मीनिंग भी चेंज होता गया। तो ये कॉमन फिनोमिनॉन है जो कि इसी तरह ही चलता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।